अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस के शहर काजान में ब्रिक्स का 16वां सरबराही इजलास शुरू। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की अहम मईशतें, सरबराह ममालिक रूस में हुए जमा। वज़ीर आज़म मोदी भी ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे रूस। मिस्टर मोदी 2 दिन गुजारेंगे काजान में। हमास का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, फौजी टैंक समेत 4 गाड़ियां तबाह, मुतअद्दिद सेहूरी फौजी हलाक। आज भी इसराइली कार्रवाई में गजा में दर्जनों अफराद हुए शहीद। हमास की क़यादत अब एक कमेटी करेगी। कमेटी 2 फ़लस्तीनी इलाक़ों और तारिकीन वतन के नुमाइंदों पर है मुश्तमिल। अगर हुकूमती अखराजात में कमी ना की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने किया खबरदार। और वाशिंगटन में 15 साल लड़के ने फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूल ने अफसोसनाक साने में अपने घर वालों पर ही कर दी फायरिंग। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रूस के काजान में ब्रिक्स सरबराही इजलास आज से शुरू हो गया है और रूस ने ब्रिक्स इजलास में आलमी रहनुमाओं को मदऊ करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग नहीं पड़ा। रूस अपने मारूफ शहर काजान में आज से ब्रिक्स के तौसी सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। रूसी सदर पुतिन ने हाल ही में तौसी शुदा ब्रिक्स ग्रुप में बातचीत के लिए कई आलमी रहनुमाओं को काजान तलब किया है और ये सरबराही कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक जारी रहेगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान ब्रिक्स को इंतहाई अहमियत देता है और ये ग्रुप तरक्की और आलमी तंजीमों की इस्लाह के मसाइल पर बातचीत के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। वाज़ेह है कि हमारे वज़ीर आज़म मोदी भी काजान में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज रूस पहुंच गए हैं और मोदी ने काजान के लिए रवाना होने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर कहा, मैं वहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसी पैमाने पर बातचीत का मुंतज़िर हूँ और मैं वहाँ मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात भी करूँगा। ब्रिक्स ग्रुप का 16वां सरबराही इजलास रूस की सदारत में आज से शुरू हो गया है और मिस्टर मोदी रूसी सदर पुतिन की दावत पर 2 दिन काजान में गुजारेंगे। ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और ब्राज़ील ब्रिक्स के बानी रुकन हैं। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की अहम मईशतें हैं और इस ग्रुप में मजीद 5 नए अराकीन जैसे कि मिस्र, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के शामिल हो जाने के बाद उसके अराकीन की तादाद अब 10 हो गई है। इसके रुकन ममालिक दुनिया की 71% आबादी पर मुश्तमिल है और आलमी मईशत में तकरीबन 1/4 और आलमी तिजारत में इनका ताउन 16% से भी ज़्यादा है। फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने शुमाली गजा के इलाके जबालिया में हमला करके टैंक समेत इसराइली फ़ौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसराइल ने बैरूत के हरीरी अस्पताल के करीब भी फ़िज़ाई हमला किया और जिसके नतीजे में 4 शहरी शहीद और 29 ज़ख्मी हो गए। तो दूसरी जानिब गजा में भी बमबारी में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसी तरह जबालिया में भी 33 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। हमास ने जबालिया में जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फ़ौजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और टैंक समेत इसराइली फ़ौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। हमास का दावा है कि इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी भी हो गए हैं।
اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقے الزاہیہ پر 1 درجن سے زائد فضائی حملے کیے۔ بمباری سے قبل اسرائیلی فوج نے ان مقامات پر موجود تمام عمارتوں کو فوری طور پر خالی کرنے کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق کم از کم 13 حملوں میں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں مختلف محلوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں تو کئی شہید بھی ہو گئے ہیں۔ حماس کی قیادت اب ایک کمیٹی کرے گی۔ یہ کمیٹی 2 فلسطینی علاقوں اور تارکین وطن کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ غزہ کے لیے خلیل حیہ اور مغربی کنارے کے لیے ظاہر جبرین اور بیرون ملک فلسطینیوں کے لیے خالد مشعل کو نامزد کیا گیا ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس خاص رپورٹ میں۔ حماس کی قیادت اب ایک کمیٹی کرے گی۔ یہ کمیٹی 2 فلسطینی علاقوں اور تارکین وطن کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ غزہ کے لیے خلیل الحیہ، مغربی کنارے کے لیے ظاہر جبرین اور بیرون ملک فلسطینیوں کے لیے خالد مشعل کو نامزد کیا گیا ہے۔ حماس کے 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ اپنے سربراہ یحییٰ سنوار شہید کے کسی ایک جانشین کے بجائے دوحہ میں قائم حکمران کمیٹی کی تقرری کی ہے۔ واضح ہے کہ سنوار کو گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا ہے۔ گروپ کے ایک باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ حماس کی قیادت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ مرحوم سربراہ یحییٰ سنوار کے جانشین کا تقرر نہ کرے۔ اگر حالات اجازت دیں تو مارچ میں ہونے والے اگلے انتخابات تک اس کو مؤخر رکھا جائے۔ تہران میں سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد اگست میں تشکیل کردہ ایک 5 رکنی کمیٹی گروپ کی قیادت سنبھالے گی۔ یہ کمیٹی ان کی موت سے قبل غزہ میں سنوار کے ساتھ رابطے میں دشواری کے پیش نظر فیصلہ سازی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یحییٰ سنوار کو جولائی میں ہنیہ کے شہید ہونے کے بعد حماس کا سربراہ بنائے جانے سے پہلے 2017 میں عسکریت پسند گروپ کا غزہ کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اب 2 فلسطینی علاقوں یعنی کہ تارکین وطن کے نمائندوں پر مشتمل رہے گی۔ اس میں حماس کی شورا مشاورتی کونسل کے سربراہ محمد درویش اور پولیٹیکل بیورو کے سیکریٹری بھی شامل ہیں، جن کی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ کمیٹی کے تمام موجودہ ارکان خطر میں ہیں۔ کمیٹی کو جنگ اور غیر معمولی حالات کے دوران تحریک کی قیادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کے منصوبے کا کام سونپا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کمیٹی اسٹریٹجک فیصلے کرنے کی مجاز ہے۔ حماس کی قیادت نے ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا جس میں نام کا اعلان کیے بغیر ایک سیاسی سربراہ کی تقرری کی بات کہی گئی، لیکن ذرائع نے کہا رہنماؤں نے کمیٹی کے ذریعے قیادت کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یحییٰ سنوار جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے ماسٹر مائنڈ سنوار ہی تھے۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دہلی میں سنگاپور کے وزیر دفاع کے ساتھ اہم مذاکرات کیے۔ ہندوستان اور سنگاپور کے مابین دفاع میں باہمی تعاون پر یہ مذاکرات منعقد ہوئے۔ ہندوستان اور سنگاپور کے وزرائے داخلہ کے مابین یہ 6ٹھے مذاکرات تھے۔ عرب نیوز ریسرچ اینڈ اسٹڈیز یونٹ کی جانب سے کروائے گئے یو گورنمنٹ پول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر عرب امریکی ٹرن آؤٹ 87% کی پیشگوئی کی گئی ہے اور ٹرمپ کو نائب صدر کملا ہیرس سے 2% پوائنٹس کی برتری بھی نظر آ رہی ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات۔ عرب نیوز ریسرچ اینڈ اسٹڈیز یونٹ کی جانب سے کرائے گئے یو گورنمنٹ پول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر عرب امریکی ٹرن آؤٹ 87% کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینی ووٹرز کی اولین ترجیح ہے اور سابق صدر ٹرمپ کو نائب صدر کملا ہیرس سے 2% پوائنٹس کی برتری مل رہی ہے۔ 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ملک بھر میں 500 عرب امریکیوں کا سروے عرب امریکن انسٹی ٹیوٹ کے مئی میں کروائے گئے سروے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن نے غزہ کے تنازع سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی عرب امریکیوں کی حمایت کھو رہی ہے۔ کمیونٹی میں اس کی حمایت اس وقت 20% سے بھی کم تھی۔ عرب امریکن انسٹی ٹیوٹ کے پول کے نتائج منظر عام پر لاتے ہوئے ادارے کے صدر جیمز زوگبی نے ایک ویبنار کے دوران کہا عرب امریکی اب بھی غزہ کے درد پر تڑپ رہے ہیں۔ ریاست مشیگن جس میں ایک بڑی عرب امریکی کمیونٹی رہتی ہے ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ٹرمپ نے اپریل سے مشیگن میں 15 تقریبات منعقد کی جبکہ کملا ہیرس ڈیموکریٹک امیدوار بننے کے بعد سے 11 بار ریاست کا دورہ کر چکی ہیں۔
हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी बेटी टिफनी ट्रंप की लिबनानी कारोबारी शख्सियत माइकल बोलो से शादी का हवाला भी दिया और उनके बच्चों के निस्फ अरब होने पर खुशी का इजहार किया। पोल से पता चलता है कि ट्रंप को कमला हैरिस से ज्यादा इसराइली हुकूमत के हामी समझे जाने के बावजूद बहुत से अरब अमरीकी अब भी उन्हें वोट देंगे। ऐसा लगता है कि ये वोटर्स गजा और लिबनान में इसराइल की तबाहकुन कार्रवाइयों पर काबू पाने में नाकामी पर बाइडन इंतजामिया को सजा देना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अवलीन तरजीह क्या है तो ज्यादातर जवाब दहिंदगान ने मईशत या जिंदगी गुजारने के अखराजात के बजाय इसराइल फलस्तीनी तनाज़े का इंतखाब किया। पोलिंग के आदाद शुमार बहुत वाज़ेह हैं। अरब न्यूज़ के एडिटर इन चीफ फैसल ने कहा, यह आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि लॉस वेगास के क़वानीन वाज़ेह तौर पर हमारे खित्ते पर लागू नहीं होते। जो कुछ मशरिक़ वस्ता में होता है वो वाज़ेह तौर पर मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहता। उन्होंने कहा, अगरचे कि यहाँ अरब दुनिया में शायद हमसे बहुत से लोग लाताल्लुक़ हों और इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। अमेरिका में अरब वोटर्स वाज़ेह तौर पर गजा के बहरान के मुतालिक शिद्दत महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर वाशिंगटन में एक 15 साल लड़के ने फायरिंग करते हुए 5 अफराद को कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक सानेहा रियासत वाशिंगटन के इलाके फॉल सिटी में पेश आया, जहां पुलिस को एक घर से फायरिंग की इत्तला मिली। पुलिस ने बताया कि सानहे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मेडिकल टीमें जाए वक़्फ़ पर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक 15 साल कम उम्र लड़के ने घर में फायरिंग कर दी और 3 बच्चों समेत 2 अफराद का कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक बच्ची भी जख्मी हो गई। पुलिस ने कहा, बरवक्त कार्रवाई से कम उम्र मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात नहीं मालूम हो सकी, ताहम मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलोन मस्क ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमती अखराजात में कमी ना की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। एक्स पर अमेरिकी हुकूमत के कर्जों पर आसमान को छूते हुए सूद की अदायगियों पर तबसरा करते हुए एलोन मस्क ने कहा, अगर हुकूमती अखराजात में कमी ना की जाती है तो फिर अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे शख्स की तरह जो बहुत ज़्यादा कर्ज लेता है। कर्ज पर सूद तेज़ी से टैक्स की तमाम आमदनी को जज्ब कर रहा है, जिससे मुल्क के लिए कुछ नहीं बचेगा। मरकजी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने अपने ख़ुसूसी इंटरव्यू में हिंदुस्तान कनाडा कशीदगी के बारे में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारे कनाडा से ताल्लुक़ात सही नहीं चल रहे हैं और ये सच भी है, लेकिन ये भी कबूल करना होगा कि ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात में उतार चढ़ाव एक नॉर्मल बात है। उन्होंने इस मौके पर मज़ाहिया अंदाज में ममालिकत के ताल्लुक़ात के बारे में समझाने की कोशिश की और सीधे सीधे कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो के इल्ज़ामात को मुस्तरद करने की भी कोशिश की। When the natural diversity of the world has started to express itself, when many more countries, and particularly many more large countries like India or China, have points of view and positions to take, there will be contestations, there will be frictions, there will be arguments. So it won't be so smooth. That's a larger picture. Where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. You are right. If you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. For a lot of people, it is very difficult to imagine that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say definitely there is some history, for the non-Indians in the room, I should remind you that in the 1980s, Indian Air India plane was blown up flying out of Canada, and in many ways that's a kind of a overhang, because it wasn't just an incident, it was a reflection of something which was going on there. But at a time when many people felt that, look, that's all behind us, I think developments in the politics went in a different direction, and we are seeing to some degree the consequences of that. So
again, I give you the first observation that, the broad attitude versus the specific. And I'll give you 2-3 examples of it. Canada has just, they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem. आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रूस के शहर काजान में ब्रिक्स का 16वां सरबराही इजलास शुरू। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की अहम मईशतें, सरबराह ममालिक रूस में हुए जमा। वज़ीर आज़म मोदी भी ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे रूस। मिस्टर मोदी 2 दिन गुजारेंगे काजान में। हमास का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, फौजी टैंक समेत 4 गाड़ियां तबाह, मुतअद्दिद सेहूरी फौजी हलाक। आज भी इसराइली कार्रवाई में गजा में दर्जनों अफराद हुए शहीद। हमास की क़यादत अब एक कमेटी करेगी। कमेटी 2 फ़लस्तीनी इलाक़ों और तारिकीन वतन के नुमाइंदों पर है मुश्तमिल। अगर हुकूमती अखराजात में कमी ना की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने किया खबरदार। और वाशिंगटन में 15 साल लड़के ने फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूल ने अफसोसनाक सानहे में अपने घर वालों पर ही कर दी फायरिंग। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।